हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स में वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का मूल्य। जब भी हम किसी प्रकार के माल की आपूर्ति करते हैं या सेवा की आपूर्ति करते हैं तो जीएसटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारी आपूर्ति का करयोग्य मूल्य क्या हो। तो आपूर्ति का करयोग्य मूल्य निकालना ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। क्योंकि माल व सेवा कर की वसूली निर्धारित दर से माल या सेवा के मूल्य पर की जाती है, अतः माल या सेवा के मूल्य का सही निर्धारण होना आवश्यक होता है। तो सही मूल्य निर्धारण करने के लिए हमें दो बातें विशेष रूप से समझनी आवश्यक हैं। पहली बात तो आती है प्रतिफल, जिसको हम कंसिडरेशन कहते हैं, और दूसरी बात आती है संबंधित व्यक्ति, जिसे हम रिलेटेड पर्सन्स के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये दोनों परिभाषाएं मैंने आपको मेरे पूर्व के लेक्चर में बता दी थी महत्वपूर्ण परिभाषाओं में, फिर भी आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करने से पहले हमें ये दो परिभाषाएं आनी जरूरी हैं। तो पहली परिभाषा आपको समझनी है, वह प्रतिफल, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से यहाँ से है माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया अथवा किया जाने वाला कोई भी भुगतान, चाहे ऐसा भुगतान मुद्रा में हो या अन्य किसी रूप में हो, लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी प्रकार की सहायता अर्थात सब्सिडी शामिल नहीं की जाती है। सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रतिफल मुद्रा अथवा वस्तु किसी भी रूप में हो सकता है तथा यह अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है, परंतु इसमें सरकार द्वारा दी गई सहायता सम्मिलित नहीं की जाती है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट है, प्रतिफल। दूसरी बात हमारे सामने करयोग्य आपूर्ति में आती है, वो आती है संबंधित व्यक्ति। कि संबंधित व्यक्ति कौन है, अर्थात रिलेटेड पर्सन्स। डियर स्टूडेंट्स, इस अधिनियम की धारा 15 में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको संबंधित व्यक्ति माना गया है, जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के व्यवसाय में अधिकारी या संचालक हैं, या ऐसे व्यक्ति व्यवसाय में वैध रूप से स्वीकृत साझेदार हैं, या ऐसे व्यक्ति नियोक्ता व कर्मचारी हैं। कोई भी व्यक्ति जो दोनों के मताधिकार वाले प्रभावी अंशों की 25% या अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी है या उस पर नियंत्रण करता है। दोनों ही व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये सब कैटेगरी जो है वो संबंधित व्यक्ति होती हैं। संबंधित व्यक्ति में एक वैध व्यक्ति भी शामिल है। इसी प्रकार व्यक्ति जो एक दूसरे के व्यवसाय में इस प्रकार से संबंधित है कि एक दूसरे का एकमात्र एजेंट, एकमात्र वितरक, एकमात्र रियायत प्राप्त करता है, तो उसे भी संबंधित व्यक्ति माना जाता है। तो ये दोनों परिभाषाओं के आधार पर हमें करयोग्य आपूर्ति का मूल्य याद करना है। करयोग्य आपूर्ति का मूल्य धारा 15(1) के अनुसार माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति का मूल्य इसका समव्यवहार मूल्य अर्थात ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, जो माल अथवा सेवा अथवा दोनों की ऐसी आपूर्ति के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा की जाने वाली कीमत है। यदि आपूर्तिकर्ता एवं आपूर्ति का प्राप्तकर्ता संबंधित नहीं है एवं आपूर्ति के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है। तो आपने दो बातें देखी कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही हमारा आपूर्ति का मूल्य होता है, अगर वो संबंधित व्यक्ति नहीं है तो। और संबंधित व्यक्ति हैं तो उस संबंध में हमारे प्रावधान कुछ अलग तरीके से होंगे, जो हमें आज के लेक्चर में समझने हैं। आपूर्ति का मूल्य 3 तत्वों पर निर्धारित होता है। 3 तत्व हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। पहला है यह समव्यवहार मूल्य अर्थात ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, जिसका या तो भुगतान कर दिया गया है या भुगतान देय है। दूसरा है आपूर्तिकर्ता एवं आपूर्ति प्राप्तकर्ता संबंधित व्यक्ति नहीं होने चाहिए। यदि संबंधित व्यक्ति हैं तो अलग प्रावधान लागू होंगे, जो मैं आपको मेरे अगले लेक्चर में बताऊंगा। आपूर्ति के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है। प्रतिफल की अभी मैंने आपको चर्चा की थी। प्रतिफल हमारा मुद्रा में या मुद्रा तुल्य अन्य रूप में हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की सरकार की सहायता शामिल नहीं होती है। तो आपूर्ति के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है। तो इन 3 तत्वों के आधार पर हमें आपूर्ति का मूल्य तय करना होता है। समव्यवहार मूल्य का निर्धारण अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पर दो बातें विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ आपको। समव्यवहार मूल्य में
सम्मिलित की जाने वाली या जोड़ी जाने वाली राशियां। कुछ राशियां ऐसी हैं जो ट्रांजैक्शन वैल्यू में हमें शामिल करनी है या जोड़नी है। पॉइंट नंबर ए, कर, शुल्क, फीस, उपकर या प्रभार बशर्ते आपूर्तिकर्ता द्वारा इनको वसूल किया गया हो, तो ये हमें समव्यवहार मूल्य में इनको हमें शामिल करना है। तो कर, शुल्क, फीस, उपकर, प्रभार के कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे तंबाकू की बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया राज्य उत्पाद शुल्क, किराएदार द्वारा स्थानीय सत्ता को सीधे अथवा भवन मालिक को स्थानीय करों का भुगतान कर दिया गया हो, सिनेमाघर द्वारा टिकट के मूल्य पर वसूल किया गया मनोरंजन कर हो, या स्थानीय सत्ता नगर परिषद द्वारा भवन मालिक को दे भवन कर हाउस टैक्स हो। तो अगर ऐसी कोई राशियां हैं तो हमें समव्यवहार मूल्य में उनको शामिल करनी है। पॉइंट नंबर बी, आपूर्तिकर्ता के दायित्व का भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना, अर्थात जो सप्लायर है उसकी कोई लायबिलिटी सप्लाई रिसीव करने वाला व्यक्ति पे कर दे, जैसे कोई भुगतान कर दिया, परिवहन का भाड़ा पे कर दिया, डिजाइन का कोई वे या इंजीनियरिंग कार्य की लागत, ऐसा कोई भी दायित्व है जो प्राप्तकर्ता ने आपूर्तिकर्ता का था और भुगतान कर दिया तो वो समव्यवहार मूल्य का भाग बन जाएगा। आपूर्ति के समय या इसके पूर्व आपूर्ति के संबंध में किसी कार्य के लिए आपूर्ति प्राप्तकर्ता से वसूल की गई कोई राशि, जैसे कोई आनुषंगिक व्यय की राशि प्राप्तकर्ता से आपूर्तिकर्ता ने ली हो, कमीशन हो, पैकिंग व्यय, परामर्श शुल्क, परीक्षण शुल्क, निरीक्षण व्यय, तुलाई का खर्चा, लदाई के व्यय अर्थात बोर्डिंग लॉजिंग, डिजाइन के व्यय वगैरह। तो ऐसे खर्चे अगर हमने लिए हैं तो वो हमें समव्यवहार मूल्य में शामिल करने होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रतिफल के भुगतान में विलंब के लिए देय राशि। यदि प्रतिफल का भुगतान प्राप्तकर्ता ने किया है और उसमें विलंब कर दिया तो विलंब पर कोई देय ब्याज है या विलंब शुल्क है या अर्थदंड है, अर्थात कोई पेनल्टी है, कोई फाइन है या लेट फीस के ऊपर कोई ब्याज है, तो वो हमें समव्यवहार मूल्य में शामिल कर देने हैं। सरकार के अलावा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सहायता राशि, कोई सब्सिडी अगर हमें प्राप्त हुई है सरकार के अलावा, अर्थात राजस्थान सरकार हो, चाहे वह हमारी भारत सरकार हो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट के अलावा हमें कोई भी सब्सिडी मिली है, जैसे अन्य व्यक्तियों से प्राप्त अनुदान या सहायता हमें समव्यवहार मूल्य में जोड़नी है। लेकिन विदेशी सरकार से प्राप्त सहायता को भी हमें इसमें लेना है। याद रखना, एक्सेप्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सहायता है तो वो हमें समव्यवहार मूल्य को शामिल कर देनी है। सम्मिलित नहीं की जाने वाली राशियां, अर्थात ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ राशियां ऐसी हैं जो हम शामिल बिल्कुल नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अगर शामिल है तो हम उसको लेस कर देंगे। आपूर्ति के समय या आपूर्ति से पहले जारी किए गए बीजक में अनुबंध के अनुसार प्रमाणित बट्टे की कोई राशि, अर्थात कोई डिस्काउंट है जो हमने सप्लाई के टाइम या उसके पहले इनवॉइस में जुड़ा हुआ है और वह सर्टिफाइड है, तो ऐसे डिस्काउंट को हम लेस कर देंगे। याद रखना, एक डॉट के रूप में लिख रहा हूं आपको मैं। यदि बट्टे की राशि बिक्री की मात्रा के आधार पर प्रेरणा के रूप में अर्थात इंसेंटिव्स के रूप में स्वीकृत की जाती है तो ऐसी राशि हमारी बोनस मानी जाती है, अर्थात इंसेंटिव माना जाता है, बट्टा नहीं। हम डिस्काउंट इसको नहीं मानेंगे, अतः इसे नहीं घटाएंगे। अर्थात इंसेंटिव के आधार पर कोई भी डिस्काउंट मिलता है तो हमें उसको लेस नहीं करना है, ये भी अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम समव्यवहार मूल्य का निर्धारण करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं जिसके आधार पर हम टैक्सेबल सप्लाई कैसे ज्ञात करें, ये आपको समझाना चाहता हूं। निम्नलिखित विवरण से केंद्रीय माल व सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15 के तहत क्रयोग्य आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण कीजिए। अर्थात हमें टैक्सेबल सप्लाई ज्ञात करनी है। माल की आपूर्ति का अनुबंधित मूल्य 12% जीएसटी सहित 8 लाख रुपए है। आपूर्ति के अनुबंधित मूल्य में निम्नलिखित शामिल है, ये चीज़ शामिल है। नंबर 1, प्राथमिक पैकिंग की लागत 20,000 रुपये। नंबर 2, सुरक्षित परिवहन के लिए प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर विशिष्ट पैकिंग की लागत 10,000 रुपये। स्थापना पूर्व की नियोजन के संबंध में परामर्श शुल्क 8,000 रुपये। परीक्षण शुल्क 2,000 रुपये। कर CGST SGST को छोड़कर आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से वसूल किए गए 12,000 रुपये। अन्य सूचनाएं, अनुबंध की शर्त के तहत आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा
एजेंट को दिया गया कमीशन 4,000 रुपये। आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कार्य की लागत 20,000 रुपये। किराया भाड़ा एवं बीमा व्यय आपूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाए गए 60,000 रुपये। माल का आपूर्तिकर्ता माल के अनुबंधित मूल्य पर 2% व्यापारिक बट्टा प्रदान करता है जो माल के बीजक में दर्ज किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक हो उपयुक्त मान्यता करते हुए सम्मिलित करने अथवा नहीं करने के कारण भी दीजिए। अर्थात कौन सा व्यय हम समव्यवहार मूल्य में जोड़ेंगे और कौन सा नहीं जोड़ेंगे या कौन सा घटाएंगे, तो हमें इनके कारण भी आपको बताने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टेक्जेबल सप्लाई कैसे ज्ञात करें, इस क्वेश्चन के आधार पर ये आपको जो मैंने अभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स बताई थी उसके आधार पर ज्ञात करके बताना है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करें ये अपने को समझना है। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टेक्जेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ये हमने हेडिंग दे दिया है। हमने अमाउंट के 2 कॉलम बनाए हैं, अमाउंट, इधर भी अमाउंट, और एक कॉलम हमने बनाया पर्टिकुलर्स के लिए। अब हमारे क्वेश्चन की जो सूचनाएं हैं ये हमें पर्टिकुलर्स पे उतार लेनी है, और कौन सी सप्लाई हमें करयोग्य लेनी है, नहीं लेनी है, कौन सी जोड़नी है, कौन सी घटानी है, वो हमें क्रमशः करते चलते हैं। तो सबसे पहले लिखा मैंने कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अर्थात हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स की जो वैल्यू हमने तय की थी, अनुबंधित मूल्य 12% जीएसटी सहित हमें बताया था, वो 8 लाख रुपए का था। तो हम ये 8 लाख रुपए लिख देते हैं। ये 8 लाख रुपए हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमें वो वे जो समव्यवहार मूल्य का पार्ट है, भाग है, वो हमें जोड़ने होते हैं। हमारा पहला पार्ट था कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग। तो चूंकि ये समव्यवहार मूल्य में शामिल है, हमें इसको अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने इसको डैश लगा दिया है, नहीं जोड़ा है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पैकिंग एट रेसिपिएंट्स रिक्वेस्ट फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात सुरक्षित परिवहन के लिए प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर विशिष्ट पैकिंग की लागत 10,000 रुपये दे रखी थी अपने को। तो चूंकि ये भी हमारे समव्यवहार मूल्य में यहाँ शामिल है, तो हमें अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने इसमें डैश लगा दिया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्थापना पूर्व की नियोजन के संबंध में परामर्श शुल्क 8,000 रुपये। तो देखिए जो परामर्श शुल्क है ये भी हमारे समव्यवहार मूल्य में शामिल है, तो हमें अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमने इसको डैश कर दिया है। फोर्थ पॉइंट है परीक्षण शुल्क टेस्टिंग चार्जेस, तो ये भी हमारे अनुमानित मूल्य में शामिल है, तो आपको यहाँ पर भी डैश लगा देना है। नेक्स्ट है कर आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से वसूल किए गए सीजीएसटी और एसजीएसटी 12,000 रुपये दे रखे हैं, ये अलग से वसूल किए गए, ये हमें कह रखा है। तो जब ये अलग से वसूल किए गए हैं तो हमें न तो इसमें जोड़े हुए हैं, और अगर जोड़े हुए तो हमें इसमें घटाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये का कोई लेखा अपने को नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है अनुबंध की शर्त के तहत आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा एजेंट को दिया गया कमीशन। तो ये जो दे रखा है 4,000 रुपये, चूंकि ये प्राप्तकर्ता ने आपूर्तिकर्ता की ओर से दिया है, तो हमें 4,000 रुपये ये जोड़ के दिखाने होंगे। तो देखिए हमने 4,000 रुपये ये जोड़ दी हैं। सीजीएसटी का हमने कोई लेखा नहीं किया है, क्योंकि ये समव्यवहार मूल्य में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट दे रखा अपने को आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कार्य की लागत, ये और ये 20,000 रुपये बता रखी है। तो ये चूंकि प्राप्तकर्ता ने पे किया है सप्लायर की ओर से, तो ये जोड़ दीजिए आप 20,000 रुपये। तो हमने जोड़कर दिखा दिया है। फिर है किराया भाड़ा व बीमा व्यय आपूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाए गए। तो 60,000 रुपये चुकाए हैं। तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाई रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो ये स्टूडेंट्स बिहाफ ऑफ सप्लायर जो भी खर्चे हमने लिए हैं रेसिपिएंट से, वो सब हमारे समव्यवहार मूल्य में जुड़ जाएंगे। तो 60,000 आपको ये भी जोड़ देना है। तो कुल अमाउंट हमारी 4,000, 20,000, 60,000, 84,000 रुपये होता है। तो ये हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया 8,84,000 रुपये, 8,84,000। अब आता है वो मध्य जो घटाने वाली है। तो हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा है। अगर कोई डिस्काउंट ऐसा हो जो समव्यवहार मूल्य पर तय है, वो सर्टिफाइड भी है, इनवॉइस में लिखा हुआ भी है, तो हम उसको लेस कर देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट बताया है माल का आपूर्तिकर्ता माल के अनुबंधित मूल्य पर 2% व्यापारिक बट्टा प्रदान करता है जो माल के बीजक में दर्ज किया गया है। तो ये 2% हम ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली जो अलाउड है वो हम लेस करेंगे। तो हमारी अमाउंट 8 लाख थी, 8 लाख का 2% होता है 16,000 रुपये। तो 16,000 घटा दिया हमने, तो ये बच गया
कम टैक्स वैल्यू, तो ये कर सहित मूल्य है हमारा, इसमें हमारा जीएसटी शामिल है और जीएसटी 12% के रेट से है, तो रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट के आधार पर हम जीएसटी ज्ञात करके दिखाएंगे। जीएसटी का अमाउंट निकालेंगे हम, तो 8,68,000 रुपये है, तो 12% शामिल है, तो इंटू 12/112 कर दीजिए। 868 इंटू 12 डिवाइड बाई 112, ये करने से जो राशि आती है 93,000 वो आप लेस कर दीजिए। तो 93,000 अमाउंट आई, लेस कर दिया हमने, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगी 7,75,000 रुपये। तो इस तरीके से हमें टैक्सेबल सप्लाई का कैलकुलेशन करके दिखाना होता है। हमारे इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स प्राथमिक पैकिंग की लागत, विशिष्ट पैकिंग की लागत, स्थापना पूर्व नियोजन के संबंध परामर्श शुल्क और प्रेक्षण शुल्क पहले से ही इस अनुबंध में शामिल थे, इसलिए हमने अलग से नहीं जोड़े। और 3 खर्चे ऐसे थे जो प्राप्तकर्ता ने आपूर्तिकर्ता के बिहाफ पर पे किए हैं, जो मैंने आपको बताए थे। एक तो था हमारा कमीशन का, एक इंजीनियरिंग लागत का और एक किराया भाड़ा और बीमा। ये तीनों मैंने आपको अलग से जोड़कर दिखाए हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी कभी भी इसमें शामिल नहीं करना है, ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर इसमें जुड़ा हुआ होता तो हम यहाँ इसको लेस करके दिखा देते। अब कुल वैल्यू बनती है, उसमें से डिस्काउंट हम लेस कर दिया। और हमारे इस क्वेश्चन में हमें बताया था कि अनुमोदित मूल्य 12% सीजीएसटी सहित है, तो हमने यहाँ सीजीएसटी लेस कर दिया है और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 7,75,000 रुपये हमने निकाल कर दिखा दिए। मेरे अगले लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन और लूँगा जिसमें आपको टैक्सेबल सप्लाई कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरा अगला लेक्चर भी आप जरूर सुनना, जिसमें टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स हम किस प्रकार से ज्ञात करें ये आपको इस तरीके से आ जाएगा। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज का लेक्चर यदि आपको समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, वो अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।